नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव स्थिर क्यों बने हुए हैं। हमारा सरसों का किसान अभी भी चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है, भाव कब अच्छे बनेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आज आई है कि इंडोनेशिया ने खाद्य तेलों के निर्यात से प्रतिबंध है वो हटा लिया है। क्या होगा इसका असर, हमें कितना इंतजार सरसों के भाव में करना पड़ सकता है, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भाव का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। सरसों के भाव है वो स्तर बने हुए हैं। बड़ा कारण ये है कि जब ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, लू का मौसम होता है, ऐसे समय में सरसों के तेल की जो मांग है वो थोड़ी घट जाती है, जिसकी वजह से सरसों के जो भाव हैं वो थोड़े स्टेबल बने हुए हैं, क्योंकि तेल प्लांटों पर ज़्यादा दबाव नहीं है सरसों खरीदने का। और हमारा जो किसान है वो भी अभी ज़्यादा फसल है वो रोकने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मार्केट में सरसों की जो आवक है वो सामान्यतः बनी हुई है, ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। इस कारण सरसों के भाव थोड़े स्टेबल दिख रहे हैं। जैसे जैसे बरसात का दौर शुरू होगा, तेल की मांग बढ़ेगी, विशेष तौर से सरसों की तेल की मांग बढ़ेगी, तो ये मंदी है वो नहीं रहेगी। हमारे कई जो किसान भाई हैं वो थोड़े गुस्से में हमें पूछते हैं कि सर आप कह रहे थे कि जल्दी ही सरसों के भाव 8,000 को पार कर जाएंगे, अभी भाव है वो 6,500 से 7,000 के बीच बने हुए हैं, क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों, आप आश्वस्त रहिएगा, आप जाकर के देखिएगा मेरी चैनल के ऊपर कि एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 3-4 महीने पहले कि नरमा कपास के भाव है, बीटी कॉटन के जो भाव हैं वो इस बार देश में 15,000 को भी पार कर सकते हैं। तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, कैसे कैसे कमेंट मैंने झेले हैं, कैसे उनको हिडन किया था ये मैं ही जानता हूं। मजाक उड़ाया था जिस समय नरमा और कपास के भाव है वो 9,000-9,500 के आसपास चल रहे थे। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि 9,700 के भाव आए थे, आपने हमें नरमा है वो बेचने नहीं दिया, आपने हमारे घाटा कर दिया, वापस भाव है वो 9,000 आ गए हैं। लेकिन मैंने उनको उस समय यही कहा था कि इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, क्योंकि अच्छे भाव लेने के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, कुछ झेलना भी पड़ता है। और ये सब जो नरमा कपास के जो किसान हैं उन्होंने झेला भी है, महसूस भी किया है कि किस प्रकार अच्छे भाव मिलते हैं। आज आप देख सकते हैं नरमा कपास के भाव है वो देश में 14,000 को पार कर गए हैं। कितने अच्छे भाव चल रहे हैं। जिन किसानों ने धैर्य रखा, इंतजार किया, आज उनको अच्छे भाव मिल रहे हैं। और अगले वर्ष भी नरमा कपास के भाव अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस बार का जो स्टॉक है वो रहेगा नहीं, अच्छे भाव में सारा स्टॉक है वो चला जाएगा। बैलेंस का स्टॉक या जो हमारे पास में जो स्टॉक रहता है घरों के अंदर, लगभग 25% जो फसल है बीटी कॉटन और कपास की वो बेचने से रह जाती है, वो इस बार नहीं रहेगा। तो आगे भी नरमा कपास के भाव है वो अगले साल भी अच्छे रहेंगे। नरमा और कपास की जो बिजाई है इस बार भी हमने देखा है हिसार, फतेहबाद, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों में हमने एक दिन हमारी टीम के साथ में देखा था कि जो पिछले वर्ष के मुकाबले है वो बीटी कॉटन की जो बिजाई है वो लगभग 15 से 20% ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद है वो भाव अच्छे रहने की उम्मीद है। तो ऐसा ही सरसों में है, सरसों का पूरा सीजन पड़ा है, पूरा वर्ष पड़ा है, तेल प्लांटों पर दबाव आएगा, सरसों की आवक धीरे धीरे मंडियों में कम होगी, भाव बढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों को आज ही भाव चाहिए, 8,000 के भाव चाहिए, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा धैर्य भी बनाना पड़ता है। बात करते हैं कि इंडोनेशिया ने जो आज फैसला किया है, वहां के जो सम्राट हैं उन्होंने तेल के जो निर्यात पर जो बैन था उसको हटा दिया है, तो इसका क्या असर भारत में पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, पाम तेल भारत है वो इंडोनेशिया से आयात जरूर करता है, परंतु इसका सरसों के ऊपर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरसों के तेल का और पाम तेल का कोई ज्यादा आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं है, क्योंकि जो लोग सरसों के तेल खाते हैं वो सरसों के तेल ही खाते हैं। और विशेष तौर से खाद्य तेलों में सरसों का तेल ही ज्यादा पसंद किया जाता है भारतीय बाजारों में। पाम तेल है वो खाद्य तेलों के रूप में ज्यादा काम में नहीं लिया जाता है, बहुत कम काम में लिया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो कार्य हैं उनमें पाम तेल काम में लिया जाता है, तो इसका सरसों पर कोई ज्यादा असर पड़ने की संभावना नजर फिलहाल नहीं आ रही है। हालांकि पाम तेल ही नहीं, सभी खाद्य तेलों से उन्होंने निर्यात पर बैन हटाया है, लेकिन विशेष तौर से भारत है वो इंडोनेशिया से पाम तेल का आयात ही करता है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। सरसों के भाव के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन पूरा वर्ष पड़ा है, आपको अच्छे भाव मिलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद हर तरफ से बनी हुई है। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि गेहूं का जो निर्यात है वो सरकार ने बैन किया था, इसका क्या असर रह सकता है, क्यों निर्यात बैन किया था गेहूं का भारत सरकार ने। तो देखिए दोस्तों,
बात यदि हम पूरे विश्व में की करें तो जो रूस है वो विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक राष्ट्र है, यानी पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात है वो रूस करता है। इस बार रूस ने पूर्ण रूप से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और 5वें नंबर की यदि बात करें तो यूक्रेन है वो सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात करता है। तो यूक्रेन में इस बार फसल है वो बर्बाद हो चुकी है और वहां से भी इस बार निर्यात है वो गेहूं का लगभग बंद है। भारत की यदि बात करें तो भारत गेहूं के निर्यात में 8वें नंबर पर आता है, यानी विश्व का ऐसा 8वां सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है जो गेहूं का निर्यात करता है। अब भारत ने जब ये प्रतिबंध लगाया है तो इसका विश्व के जो अन्य बाजार हैं वहां पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। खाद्य संकट भी कई देशों में आ सकता है, गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं। बात करते हैं भारत में, यानी हमारे देश में इसका क्या असर हो सकता है। तो हमारे देश में जो गेहूं के जो भाव है वो दिन रात बढ़ रहे थे। यहां तक कि गांव के अंदर जो गेहूं है वो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में मिल रहा था। मंडियों में भी काफी भाव है वो बढ़े हुए थे और इस बार विशेषज्ञों का मानना था कि गेहूं के जो भाव है वो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं। सरकार इससे कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रही थी और सरकार गेहूं के जो दाम है वो कम रखना चाहती है, क्योंकि गेहूं भारत की सबसे पसंदीदा खाद्य फसल है, सबसे पसंदीदा खाद्य अनाज है। तो इसके जो भाव है वो सरकार है वो नियंत्रण में रखना चाहती है, ताकि गरीब व्यक्ति है, जो गरीब जनता है, उसके ऊपर इसकी मार है वो न पड़े। इसलिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया था। हालांकि थोड़ी बाद में ढिलाई भी थी, जो कस्टम के पास में जो गेहूं पहुंच चुका है उसको निर्यात के लिए खोल दिया गया था। हालांकि सामान्यतः है वो निर्यात पर बैन ही रहेगा, ऐसी संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि इस बार गेहूं की जो फसल है वो देश में कम थी और लोगों ने इस बार सरसों को ज्यादा प्राथमिकता दे दी थी। जब एक ही सीजन की 2 फसलें होती हैं और एक के भाव बढ़ते हैं तो किसान है वो एक जिस फसल के भाव बढ़ते हैं उसको ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं, जिसकी वजह से अनुपात है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। सरसों और गेहूं का आपस में इस बार संघर्ष था और लोगों ने सरसों की बिजाई को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। इसकी वजह सरसों के अच्छे भाव होने के कारण सरसों को प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, इस वजह से देश में गेहूं का उत्पादन कम था और गेहूं का चारा जिसको तूड़ी कहते हैं उसके जो भाव है वो आसमान को छूने लगे थे, जिसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ये ठोस कदम उठाया था। कहीं ना कहीं हमारी जनता के लिए ये हितकर था। हालांकि किसान भाइयों को इससे थोड़ा झटका लगा था, क्योंकि किसान है वो उसको इस बार गेहूं के अच्छे दाम मिल सकते थे। सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि किसान से गेहूं है वो ऊंचे दामों पर खरीद करके और हमारी जनता के लिए है वो सब्सिडी दे करके और गेहूं बेचना चाहिए था, जिससे हमारे किसान को भी फायदा होता और हमारी आम जो जनता है उसको भी कहीं ना कहीं राहत मिलती। निर्यात पर बैन लगाना अच्छी बात है, लेकिन किसानों से गेहूं है वो कुछ ऊंचे दामों पर खरीदना चाहिए था, क्योंकि आजकल गेहूं की फसल पर भी लागत बहुत ज्यादा आती है। तो देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के जो भाव हैं वो अभी तक स्टेबल बने हुए हैं, थोड़ी मंदी में हैं, कब तक बढ़ेंगे और ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और ग्वार के भाव में भी मूवमेंट आएगा, ऐसी हम जो उम्मीद है वो लगा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।